हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक क्लास हमने टेम्परेचर की क्वेश्चंस की डिस्कस कर ली थी। आज आगे टेम्परेचर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास हो चुकी है। जो नया स्टूडेंट है ना, वो एक बार जरूर देखे भाई पीछे वाली क्लास को। ठीक है, बहुत जरूरी है समझने के लिए। मानव शरीर का आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है जी। तो इसके बराबर जो है डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? डिग्री सेल्सियस में वैसे आप लोग जानते हो, हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में पूछे ना तो लगभग मान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसने कहा कि 98.4 फ़ारेनहाइट है, 0.4 दे दिया। तो बताइए यहां वैल्यू कौन सी रहेगी? और आपको पता है अप्रोक्सीमेट का मतलब इन दोनों में से एक रहेगी। तो आपको कल पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, पीछे वाली क्लास में एक रिलेशन बताया था। किस किस के बीच में बताया था बताओ जरा एक बार। हमने डिस्कस किया था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। अरे क्या रिलेशन था जरा देखो। मैंने कहा था C/5, क्योंकि यहाँ 100, यहाँ 100 था और यहाँ 180 था। 20 से काट दिया, यहाँ 5 बच गया और यहाँ कितना बचा? यहाँ 9 बच गया था। तो यहाँ 9 बचा था और यहाँ 5, बीच में साइन इक्वल का, और इसमें से माइनस कितना करा था हमने? 32। ठीक है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। अब यहां से देखो C का मान कितना दे रखा है? C का मान नहीं, फ़ारेनहाइट का मान है कितना है? तो C/5 इक्वल टू F का मान है आपके पास 98। तो 98.4 में से हम घटाएंगे 32। ठीक है भाई, तो कितना आएगा देख लेते हैं। 6 और 6 ये आएगा 66.4। तो यहां लिख देता हूं 66.4 अपॉन कितना? 9। तो ये कटेगा क्या इससे? ये कट नहीं रहा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर इस 5 को उस साइड लेके जाएंगे। तो C बराबर आ जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, 6 5 30 और 2 32 और 30 और 2 32। यहाँ पॉइंट लगेगा और भाग में 9। ये बराबर होगा 9 तिये 27, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 तिये 27, 5 और 9 पंजे 45 और 9 छिके। ठीक है, तो 9 पंजे 45 आएगा। 35 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। 35 पॉइंट समथिंग का मतलब ऑप्शन में कौन सा सही है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में C आंसर आ जाएगा। आप देख लेना 35 पॉइंट समथिंग। 9 पंजे 45, 7 बचेगा। 9 साते 63। ठीक है, 9 साते कितना होगा फिर? 63 होगा। और उसके बाद आप आगे दोगे तो भाग ही इतने पे चला जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? 35.72 आंसर आएगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप सोच लीजिए। आपके पास 5 सेकंड है कि क्या आंसर आएगा इसका। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलने वाले पानी का तापक्रम कितना होता है? देखो वैसे आप लोगों को पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट का जिक्र हमने पीछे वाली क्लास में किया था। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। बर्फ क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। एक बात और बताई थी मैंने आपको कि जो कम से कम टेम्परेचर कितना जा सकता है। अरे बताओ याद है क्या? हाँ जी याद है, 273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अरे याद है कि नहीं है? हाँ जी याद है, तो बहुत बढ़िया भाई। क्या है फ्रीजिंग पॉइंट? तो ये होता है, इसने पूछा क्या है? सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी। बॉइलिंग पॉइंट पूछा, क्वथनांक पूछा है। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे ना तो हम बात करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस की। सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसने तो पूछा है फ़ारेनहाइट में पूछा है। अरे किस में पूछा है? फ़ारेनहाइट में पूछा है। तो बताइए क्या ये 100 होता है, क्या ये 32 होता है, क्या ये 180 होता है, या ये 212? तो हमें तो रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्या जरा देख लेते हैं एक बार। वैसे आप आगे से याद भी रख लोगे फिर। कितना आएगा देखो, C का मान आपके पास है कितना है? 100/5। अरे रिलेशन था C/5 इज इक्वल टू F-32 और भाग में 9। ये रिलेशन था। ठीक है, फिर इस वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया तो ये बराबर आ गया F-32 और भाग में 9। ये कट जाएगा 20 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 में 180 बराबर F माइनस कितना हो गया? 32। तो फ़ारेनहाइट का मान कितना आ गया? 212 फ़ारेनहाइट आ गया।
212। तो याद रख लो, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डायरेक्ट। ये तो मैंने आपको, यदि फ़ारेनहाइट में आपको याद नहीं है तो सेल्सियस से हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये बताया है। अदरवाइज आप है ना डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212 और सेल्सियस में कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाता है, भाप बननी शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, हाँ जी ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पर। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, पानी बहुत गर्म है और हम कांच के ऊपर छिड़क रहे हैं, किसके ऊपर, कांच के गिलास के ऊपर। और उसने एक बात और कही है, मोटा गिलास है, मोटा गिलास है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम उस गिलास को गर्म भी करेंगे ना तो वो गिलास जो है प्रत्येक गर्म हो रही चीज फैलती है। क्या बताया मैंने, हम यदि वायु को गर्म करेंगे, हम हवा को गर्म करेंगे तो वो फैलेगी। हर चीज की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मेटल भी फैलती है, लेकिन भाई वो मेटल है इसलिए एक्सपेंड नहीं होती, कुछ मेटल एक्सपेंड भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास मोम होता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, कहने का मतलब है उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। यही काम यहीं पे होता है कि ये एकदम से एक्सपेंड होना चाहेगा, ठीक है, लेकिन खिंच नहीं सकता, क्या कर जाता है, ये टूट जाता है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या आंसर आएगा। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। बच्चे विस्तारित होता है कि संकुचित होता है, विस्तारित हो जाता है, बिल्कुल सही है आपका, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। आंसर क्या होगा, विस्तारित हो जाता है। समझ में आया। हम घरों में कई बार क्या करते हैं, नए नए गिलास लिए हमने कांच के, और हम उनके अंदर बिना उनको गर्म उबाले अच्छे से हम क्या कर देते हैं, चाय डाल देते हैं, वो गिलास सडनली क्या हो जाता है, ब्रेक, टूट जाता है। वो यही कारण होता है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। हाँ, धातु की चायदानी होते हैं ना, या तो लकड़ी का होगा या प्लास्टिक का। क्यों, क्योंकि जो आपका प्लास्टिक है या फिर जो आपकी लकड़ी है वो क्या होती है, नॉन कंडक्टर होती है। क्या होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता। अरे ऐसा कोई कारण नहीं है। लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। अरे हाँ कि ना, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। पात्र सुंदर का कारण नहीं है, इसमें स्वच्छता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। बोलो एक बार जल्दी से, देखो चलें आगे, यस और नो। ठीक है भाई, एक बार है ना आप लाइक कर दीजिए और शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कब होती है। अरे बताओ, 0 डिग्री पर, क्या 100 डिग्री पर। अरे बोलो भाई, न 0 डिग्री पर होता है न ही 100 डिग्री पर होता है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, सुन लो ध्यान से, क्या बताया है हमने, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी तो मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम जो होता है, आयतन क्या होता है, मिनिमम। अरे बोलो क्या बताया मैंने, आयतन क्या होता है भाई, मिनिमम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है मिनिमम, कम से कम होता है। ठीक है, क्या याद रख लोगे, पानी को जब हम गर्म करेंगे 0 डिग्री से बढ़ता जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा, बढ़ता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। ये प्रॉपर्टी होती है वाटर की कि उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है, उसके बाद घटती है। और उल्टा इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 4 डिग्री पर मिनिमम होता है, उसके बाद बढ़ता है। ठीक है भाई, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। अभी बताया था ना कि गर्मी में क्या होगा, गर्मी में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा मतलब हर चीज गर्म होगी तो वो एक्सपेंड होगी। अरे हाँ कि ना, हर आदमी भी एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएगा गर्मियों में, हाँ कि ना। और सर्दियों में नजदीक आते हैं, सेम केस है। हवा जो अंदर है टायर के, उसके अणु एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कब तक सहन करेगा टायर, टायर फट जाएगा। ऑप्शन है कहीं ऐसा, देख लेना, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। हाँ ये बात, इसमें कोई लॉजिकल कारण तो नहीं है, क्योंकि ये बात तो सही है, गर्मी के कारण रबड़ कड़ा हो जाता है, ऐसा कोई कारण नहीं है।
कड़ा नहीं होता। गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमजोर हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो इसका फेस्ट हीट कुल मिलाकर ठीक है, मैंने कारण बता दिया कि गर्म हवा फैलती है, बस इतना याद रखना। गर्मियों में हवा फैलती है, क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण हवा गर्म होगी, अब वो फैलेगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कहता है? अरे बड़ा आसान सा सवाल है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, क्या किया जाता है? हम ठंडा कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस से। अब आप ये बताओ, मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था? 4 डिग्री सेल्सियस है आपके पास, ठीक है। तो आप इधर जाओगे तो डेंसिटी जो है ना वो कम होगी। अरे क्या होगी बोलो? कम होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इधर जाओगे तो भी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी यहां भी क्या होगी? हाँ कम होगी। ठीक है, इसका उल्टा आयतन हो जाएगा। आप खुद को चुनना है ये कौन सा आंसर इसका सही होगा, आप खुद देखना। मैंने आपको रीजन बता दिया है, डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, याद रखोगे ना। और 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम आयतन मिनिमम होता है। आंसर आप बताओगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर ऐसा होता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में बताना है। मैं देखूंगा कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनों का ध्यान है क्लास में। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों रहते हैं? इसने कहा कि वस्त्र जो है ना कौन से हैं? काले। काले पहनने की बजाय यदि हम पहनेंगे व्हाइट क्लॉथ्स तो हमें ठंड महसूस होगी या फिर उतनी गर्मी नहीं लगेगी जितनी काले पहनते हैं। ठीक है, इसलिए गर्मियों में कहा जाता है कि हमें व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, व्हाइट सफेद कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन कर देता है, सभी लाइट्स को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। ठीक है भाई, कौन है? सफेद जो रंग है वो व्हाइट कलर। ऑप्शन है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करेगा ब्लैक कलर, अवशोषित करेगा ब्लैक कलर और परावर्तित करेगा व्हाइट कलर। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे बोलो भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर रहेगा। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। भाई सारे के सारे कोई भी है ना डाउट नहीं रहेगा टेम्परेचर से रिलेटेड। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध रखता है? ताप गतिकी का प्रथम नियम याद रख लेना। ठीक है, हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो पूरी की पूरी उसको एनर्जी मिलेगी, या कुछ एनर्जी है ना कार्य में, सारी की सारी एनर्जी है ना वो काम में नहीं लगेगी। ठीक है, कुछ उसके अंदर भी रह जाती है। ये जो है ना ये फेस्ट ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार है कौन सा? ताप गतिकी का प्रथम नियम किस पे है भाई? ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगले सवाल पर आते हैं। दो निकायों के बीच आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो वस्तुएं हैं, उनके बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, हाँ ठीक है जी। उसने कहा कि उष्मा की प्रवाह है किस पर डिपेंड करती है? एक चीज ज्यादा गर्म है, एक कम गर्म है, तो भाई किस चीज पे डिपेंड करेगा? इसने ये पूछा है, तो बता सकते हो? हाँ जी बता। उनके अपने अपने तापमान पर, उनकी गुप्त उष्मा पर, उनकी विशिष्ट उष्मा पर, या उनकी अपनी अपनी मात्रा पर? जी हाँ, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। यदि एक चीज बहुत गर्म है, एक चीज का मतलब है कि अगर ये चीज ज्यादा गर्म है और ये चीज कम गर्म है तो इसका टेम्परेचर इसके अंदर चला जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो किसके ऊपर डिपेंड हुआ? तो और वे क्या हो जाएंगे? वो बैलेंस हो जाएंगे, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जब तक बराबर नहीं आएगा वो उसके अंदर एनर्जी कन्वर्ट करेगा, उसके अंदर हीट कन्वर्ट करेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है टेम्परेचर का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? अरे एक बार जल्दी से बताइए हाँ या ना, हाँ या ना का रिप्लाई दीजिए भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीतकाल में हेड पंप का पानी गर्म होता है। सुन लो, सर्दियों में हेड पंप का पानी गर्म होगा और गर्मियों में क्या होगा रे? ठंडा होगा। क्योंकि बाहर बाहर यदि गर्मी है तो अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा। बाहर टेम्परेचर ज्यादा तो अंदर कम, और अंदर कम तो बाहर ज्यादा, उल्टा ध्यान रखना। शीतकाल में हेडपंप का पानी गर्म इसलिए होता है, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है। अरे ये कारण नहीं है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है उस टाइम। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा भाई? बी आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना भला क्या कहता है। क्या कहा अगली लाइन में कवि ने, अरे देखना, उष्मीय मान को, कौन सा है, उष्मा का मान इस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उष्मा का मान, जल्दी से बताइए। क्या ये kn पर kg है, या kW पर सेकंड है, या किलो कैलोरी पर सेकंड है, या किलो जूल पर किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर याद रखना, उष्मीय मान जो होगा उसकी इकाई होगी किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम, 2 बार बोल लेना, याद हो जाएगा। उष्मीय मान किलो जूल पर किलोग्राम। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे है, अपेक्षित आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापेंगे परसेंटेज में। ऑप्शन है कहीं, हाँ जी, प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल का क्वथनांक ऊंचाई पर किस कारण से घट जाता है। हम जितना ऊपर जाते जाएंगे, वायुमंडल का दबाव कम होता जाता है। हम ऊपर जाते जाएंगे, वायुमंडल का दबाव कम होता जाता है। इस कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में दिक्कत आती है। इस कारण यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। इस कारण हवाई जहाज में यदि कोई पेन लेके जाएगा तो पेन से स्याही निकलनी शुरू हो जाएगी। क्या कारण बताया है, वायुमंडलीय दबाव। ठीक है भाई। अच्छा, क्या कहा इसने, जल का क्वथनांक ऊंचाई पर किस कारण से घट जाता है। क्वथनांक घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। किस कारण से, वायुमंडलीय दाब कम, निम्न वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन नंबर बी। बात बनेगी क्या, अरे हाँ या ना, जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अतिशीलन सुपरकूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है। अच्छा जी, कहने का मतलब है किसी चीज को, किसी द्रव को बहुत ज्यादा ठंडा करना है, उसको बोलते हैं सुपर कूलिंग। उसका क्या मतलब है, गलनांक से नीचे, अरे नहीं, हिमांक से नीचे, या किससे नीचे, हिमांक से नीचे। 0 डिग्री सेल्सियस से भी किसी चीज को और भी नीचे लेके जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हम सुपर कूलिंग बोलते हैं। 0 डिग्री, बर्फ से भी ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर कर दिया और भी नीचे ले गए टेम्परेचर को, उसको बोलते हैं सुपर कूलिंग। कूलिंग तो हो गया 0 डिग्री टेम्परेचर तक, ठीक है। सुपर कूलिंग 0 से भी नीचे। जल का घनत्व 1 सीसी होता है, ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। दोबारा सुन लो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है जल का घनत्व। जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यह बिल्कुल सही है। यह कितने डिग्री टेम्परेचर पर सही है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सही होता है, जहां मैक्सिमम होती है डेंसिटी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, आंसर आपका है ये, जल्दी से सोच लीजिए, 5 सेकंड। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे होती है। अरे लोगों को जलन तो बहुत होती है, लेकिन ज्यादा जलन पूछा है पानी से होती है, दूध से होती है, भाप से होती है, या किससे होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे अधिक जलन किससे पैदा होती है, उबलता हुआ पानी, या फिर गर्म पानी, या फिर पानी, या फिर भाप, या पिघली हुई प्लावी बर्फ। तो याद रखना, जब पानी गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद भाप बननी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है, देखो भाप का टेम्परेचर भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और वो पानी जो गर्म हो चुका है, उबल रहा है, उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसकी बजाय इसकी जलन है ना ज्यादा महसूस इसलिए होगी क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट होती है। इसके अंदर क्या होती है, लेटेंट हीट होती है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है, यूं समझ लो कुछ ना कुछ। ठीक है, उस कारण से इससे हमें ज्यादा जलन महसूस होती है। ठीक है जी, याद रखोगे ना, एक्स्ट्रा हीट होने के कारण। तो आंसर आ जाएगा भाप से ज्यादा जलन होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है। फिर वही क्वेश्चन है कि उबलते जल की बजाय भाप से ज्यादा जलन होती है, ऐसा क्यों होता है। भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह कार्य को शीघ्रता पूर्वक करती है। एक प्रकार से गैस है, ठीक है ये बात तो, और अपना कार्य तेजी से करिए जरूरी नहीं है। भाप में गुप्त ताप होता है, गुप्त
ताप का मतलब है लेटेंट हीट, अभी मैंने बताया था ना, वही तो है, लेटेंट हीट होती है। अरे भाप में क्या होती है? लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, छिपी हुई उष्मा है, ठीक है, दिखाई नहीं देगी आपको, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हो। भाप का ताप बहुत अधिक होता है, ताप अधिक होता है, लेकिन किस कारण अधिक होता है, ये ज्यादा लॉजिकल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और आज का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, लास्ट कोई नहीं है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। उम्मीद है बहुत आप लोगों को ये क्लास समझ आई होगी, और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर देना, कमेंट में बताना भाई, जरूर बताना है कैसी लगी आपको ये क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।